हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स, और इसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है उनको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्व करना सीखा था, उससे रिलेटेड फार्मूला को सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को। इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्टैंडर्ड एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लाइक नीट ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब में जो है न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो या उसको क्लियर करना चाहते हो एग्जाम, तो आपको जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो अभी हम लोग देखेंगे क्या इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कैसे हम लोग करते हैं, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। अगर आप आराम से देखो, अगर इस पूरे वीडियो को देख पाते हो, अच्छे से एक बार में देख लेते हो, तो हो सकता है कि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। इतनी हम लोग मतलब क्लियरिटी के साथ कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर को पूरा करने की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या और उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस लेक्चर में ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि जो मैथ्स में जितना इंटीग्रेशन पढ़ना होता है उतना इसमें बताया जाएगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में इंटीग्रेशन को हम लोग पढ़ना होता है। और हम लोग इस लेक्चर में जो है केवल और केवल पढ़ने वाले हैं जितनी ज़रूरत है फिजिक्स में उतना। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। जो फिजिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन उस टाइप की ज़रूरत पड़ेंगी, उससे ही रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स या टाइप्स को डील करने वाले हैं। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो आप मैथ्स के लेक्चर में उसको देख सकते हो। तो देखिए क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है उसको आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या आ जाएगा, जो वो फंक्शन आपको प्राप्त होगा जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंशिएशन है किसी भी ग्राफ में अगर करते हैं तो किसी भी पॉइंट पे जो उसका टेंजेंट होता है उसके स्लोप को dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू वो है देता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन मान लीजिए कि हम लोग को करना ये है कि फिर से एक ग्राफ खींचा गया है, सपोज x और y के बीच में कुछ ग्राफ खींचा गया है, और ये है हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स ना। इसका हमने क्या किया, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, लाइक एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, लॉग एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इसका एक ग्राफ ऐसे हमने प्राप्त किया है। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जब x का वैल्यू क्या है, a है, और यहाँ जब x का वैल्यू क्या है, b है, इन दोनों के बीच हम लोग को क्या करना है, जो रीजन बाउंडेड है उसका हम लोगों को एरिया निकालना है ना। लाइक ये जो प्लेस है, ये वाला हिस्सा जो है, हम लोग को क्या करना है, ग्राफ x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और x एक्सिस के बीच के एरिया को निकालना है ना। हम लोग को इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक आपने जो है पढ़ा होगा क्या,
ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, या कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कैसे निकालें। लेकिन जब कर्व होगा तो अभी तक हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें किसी कर्व के नीचे, है ना, एक बाउंडेड कर्व है ऐसा, जो हमारे पहले जो भी शेप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तब हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है क्या, छोटे छोटे भाग को जोड़ना, है ना। इंटीग्रेट मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे भाग को जोड़ना। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम लोग को एरिया निकालना है ना, मान लीजिए कि हमको एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे पोर्शन को छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक पतला सा एक पट्टी चुना, और इस पट्टी का चौड़ाई क्या है, मान लीजिए कि dx है ना। कहाँ से, यहाँ से जो ओरिजिन है वहां से हमने क्या किया है, x डिस्टेंस पे एक dx चौड़ाई का पट्टी चुना है, और यहाँ पे मान लीजिए कि इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा हाइट आया है वो आया है y, है ना। मान लीजिए कि इधर वाला जो हाइट है क्या है, y है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमने क्या किया, एक पतला सा पट्टी चुना, x जब यहां से ओरिजिन से x डिस्टेंस पे हमने एक पतला सा पट्टी चुना है। dx जो है ना हमेशा बहुत ही छोटा वैल्यू को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। dx क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही छोटे 0.00 समथिंग ऐसा, अगर इस रेंज का है तो उतना चौड़ाई का हमने एक छोटा सा पट्टी चुना है। और मान लीजिए कि x डिस्टेंस पे इस फॉर्मूला में जैसे y = x² आया मान लीजिए हमारे पास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन है, तो जब x का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो गया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पट्टी होगा ये लगभग रेक्टेंगल जैसा होगा, है ना। अगर आप ध्यान दे पाए तो क्या है, ये जो पट्टी होगा वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो उसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहें, ठीक है, उसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या होता है, आप जानते हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ठीक, तो लेंथ इसमें क्या है, तो मान लीजिए कि y हमारा लेंथ है और ब्रेथ कितना है, dx है। तो इस पट्टी का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा y dx, है ना। तो हम लोग करते क्या हैं कि देखेंगे क्या कि जैसे जैसे ऐसा ऐसा पट्टी अलग अलग जगह बनाएंगे, तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक पट्टी यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, अगर इसका लेंथ इधर ऐसे की ओर dx चौड़ाई है और इधर y1 या कुछ भी है, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर से इसका एरिया, इस पट्टी का एरिया अगर हम लोग लिखते हैं y1 dx, तो हम लोग देखेंगे क्या कि थोड़ा सा जगह जो है यहाँ पे हमारा फालतू बच जा रहा है रेक्टेंगल के अलावे, है ना। तो वो जो है वो एरिया थोड़ा सा एरर हमारे में रह गया, है ना। क्या हो रहा है, थोड़ा सा एरर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पट्टी की मोटाई को बहुत कम कर दे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो एरर है वो लगभग कम होते होते चला जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पट्टी की मोटाई को लगभग 0 के आसपास करने का प्रयास करते हैं, ताकि इसका एरिया निकालने में हम लोग को क्या हो, एरर कम से कम आए। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जितना भी आपने क्या किया है, y dx निकाला है, उस सब को क्या किया, जोड़ दिया। यहां से x बराबर a से लेके और x बराबर b तक जितना भी y dx आया है उसको हम लोग धीरे धीरे करके जोड़ दिए हैं। तो हमारा क्या हो गया, इस ग्राफ के नीचे का और इस जो क्लोज हमारा पोर्शन आया उसका एरिया निकल गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन y dx, है ना। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का है,
और जो यहाँ y जो है ये फंक्शन है, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता तो y की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे, और इस एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो हमेशा क्या लिखेंगे, यहाँ पे dx लिखेंगे। फिर से जैसे कि आपने देखा था कि डिफरेंशिएशन में क्या था, जब चेन रूल हम लोग अप्लाई कर रहे थे तो d के साथ जो वैल्यू रह रहा था, इधर वाला जो फंक्शन था जैसे dy बाई डी एक्स था, तो हमारा y क्या था, कुछ x का कोई फंक्शन हुआ करता था, तभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो पा रहा था। तो वैसे ही यहाँ भी ये जो y है वो क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, y के जगह एक्स स्क्वायर या ऐसा कुछ, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी हो, तभी हमारा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर पूरे अच्छे से नहीं आया तब भी अभी उतना कुछ नहीं है, आप फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आके वापस इन चीजों को समझ सकते हो, या आप बुक का हेल्प ले सकते हो, है ना। हम लोग को आपको सिर्फ इतना जानना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ के एक बड़ा वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक है, और ज्यादातर सिचुएशन में जो छोटा छोटा चीज होता है ना, वो हर जगह पे बदलते रहता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और आएगा, इस जगह पे अगर हम यही पट्टी चुने तो यहाँ पे y का वैल्यू अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू अलग आएगा। तो हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा पट्टी में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं और उसका एरिया निकाल के और सबको जोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा पूरा इस ग्राफ के अंदर इतना एरिया निकल गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि छोटे छोटे चीजों को जोड़ के एक बड़ा वैल्यू प्राप्त करना, जहां पे वो चीज जो है लगातार वेरी कर रहा है ना। आप चाहो तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब का कॉन्सेप्ट यूज करके, और जो भी अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चाहे वो ट्राइंगल का है या फिर क्वाड्रिलेटरल का है, वो सारा फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, खैर जितना भी आपको समझ में आया हो, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे जरूरत का होगा। ठीक है, तो देखिए, इंटीग्रेशन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक होगा क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होगा डेफिनिट। जब भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे उसमें आपको क्या होगा कि इसका इस्तेमाल ज्यादा आता है ना। फिजिक्स में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे ज्यादा, डेफिनिट इंटीग्रल जो है उसको पढ़ेंगे। इनडेफिनिट वाला बहुत कम यूज होता है। आपको मैथ्स में ये ज्यादा पढ़ना है, डेफिनिट वाला कम पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट आएगा। डेफिनिट का मतलब क्या होता है कि आपको एक फिक्स वैल्यू देगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होगा उसका क्या होगा, उसका जो आंसर आएगा वो एक फिक्स वैल्यू होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी उसमें कोई कांस्टेंट ये सब नहीं रहेगा। अभी जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। देखिए, तो हमने क्या देखा था, हम लोग पिछले दिन भी, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो फॉर्मूला होगा जस्ट उल्टा हो जाता है। जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना, डिफरेंशिएशन का जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हम लोग को, जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला है हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। ठीक है, हमारे पास क्या है, x टू द पावर n, और dx को अगर करेंगे
तो इसका इंटीग्रेशन आता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, है ना। c एक कांस्टेंट को डिनोट करता है ना। इसका क्यों ऐसा हम लोग लिखते हैं ये हम लोग अभी ही जस्ट आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको देखना है कि x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, n x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। चूंकि हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे हम लोग, डिफरेंशिएशन में हम लोग पावर को घटा रहे थे और जो पावर था वो उससे गुना हो रहा था। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक जोड़ दे रहे हैं, है ना। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम लोग घटाए थे, है ना। और जिससे इसमें क्या किए थे, यहाँ पे जो नंबर था उसी से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तभी आएगा। ठीक है। सी का मतलब, सी एक कांस्टेंट है जो किसी नंबर ये सब को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा फॉर्मूला मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन dx है ना। dx का मतलब है कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो या तो 1 छुपा है या आप कह सकते हैं कि x का पावर 0 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का पावर 0 प्लस 1, तो 1 बाई 1 तो x प्लस c आएगा, है ना। तो सीधा अगर इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है तो हमारा आंसर क्या आएगा, x प्लस c आएगा। तीसरा जो है, अगर मान लीजिए कि हम लोग देखे थे क्या, 1 बाई एक्स इसका था डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई एक्स जो था वो log x का डिफरेंशिएशन था। तो 1 बाई एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x प्लस c। ठीक है। चौथा क्या था, e टू द पावर x था एक, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने पे e टू द पावर x ही आ रहा था, तो इंटीग्रेट करने पे भी वही आएगा। सारे में एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा, है ना। देखिए एक चीज का मैं c के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5 इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखेंगे क्या कि इसका जो आंसर होगा, दोनों को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टू जा 4 और x का पावर 1 घट जाएगा तो 4x, और कांस्टेंट संख्या है तो उसका क्या हो गया 0, तो 4x प्लस 0 मतलब सीधे 4x आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो अब देखिए क्या कि अगर हम लोग 4x को इंटीग्रेट करेंगे, 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 4x dx लिखेंगे तो जैसे डिफरेंशिएशन में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था तो बाहर आ जा रहा था, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 4 और x का पावर n, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। n के जगह यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, है ना। अब मान लीजिए कि अभी हम c नहीं लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 2x स्क्वायर ही हमारा आया, है कि नहीं। कितना आया, हमने डिफरेंशिएट करके लाया था कितना 4x, तो 4x को इंटीग्रेट करने पे क्या आना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए, लेकिन आया क्या हमारे पास, केवल 2x स्क्वायर आया। आप अगर केवल 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तब भी 4x आता। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो जिसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके साथ कोई प्योर नंबर जुड़ा हुआ हो, है ना। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहेगा तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर कोई नंबर है तो वो नंबर को वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो हमेशा जब भी इंटीग्रेट करेंगे, है ना, ये इसको अभी जो हम लोग बना रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल है ना। इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा क्या x टू द पावर 5 dx और यहाँ पे लिखे 5 to 10, है ना। यहाँ पे लिमिट है, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। तो इस टाइप का अगर लिखा हो तो ये कहलाता है क्या,
डेफिनिट इंटीग्रल, है ना, जिसमें भी यहाँ पे लिमिट लग गया, वो क्या हो गया, वो बाउंड हो गया कि ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक जाने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। ऐसे ये जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इंडेफिनेट का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, दोनों का फॉर्मूला ही वही आएगा, बस लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर आप देखिएगा क्या होगा कि जो फॉर्मूला है हमारा किसका आएगा, एप्लीकेशन में हमेशा डेफिनेट ही ज्यादातर सिचुएशन में आएगा। इसी टाइप से आप और भी फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, और भी है, मान लीजिए कि हम लोग साइन एक्स का करते हैं, साइन एक्स dx। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले डिफरेंशिएशन को, अगर इधर मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आया था, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये आ रहा था क्या, कॉस एक्स के बराबर, और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, और ये आ रहा था क्या, माइनस साइन एक्स के बराबर, यही आ रहा था। तो सिंपल सी बात है, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आएगा, और माइनस साइन को करेंगे तो कॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा हुआ है, तो इसके साथ वाला जो माइनस है वो हम लोग इसमें दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। तो अब आप क्लियरली बता सकते हैं, यहां पे लिखा भी है, क्या आएगा, cos x dx का आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x प्लस। ठीक है, वैसे ही डिफरेंशिएशन से एक बार देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या था, d tan x बाई dx, तो ये क्या आ रहा था, sec स्क्वायर x, है ना, d cot x था, तो इसका आ रहा था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद था क्या, डी सेक एक्स था, तो इसका आ रहा था सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और उसके बाद क्या था, डी कॉसेक एक्स था, तो ये आ रहा था हमारे पास क्या, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो हम लोग अब फॉर्मूला लिखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो इंटीग्रेशन, अब बताइए, साइन कॉस तो हो गया, अब क्या है, टैन है, टैन का आया है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे अब हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा टैन एक्स प्लस सी। ठीक है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उधर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस उसी को हम लोग उल्टा करके उसका जो रिजल्ट है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इधर वाला जो पार्ट है वो हम लोग को प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 10 तक हो गया हमारा। देखिए, तो अब क्या करेंगे, एक के बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा क्या, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद है हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास सेक एक्स प्लस सी। अगला देखेंगे तो आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस लिख दिए हैं, इसका माइनस आप चाहो तो रख भी सकते हो या हटा भी सकते हो। अगर आप माइनस इसमें रखते हैं तो इधर वाला आंसर हमारा प्लस में आएगा, नहीं तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, एक बार डिफरेंशिएशन आप याद कर लो और उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन जो है आपको आराम से उसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, अगर आपको ये पता है कि ये रिवर्स प्रोसेस है तो। और भी कुछ देखिए, टेक्निक्स बहुत सारी है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, वो मैथ्स में पढ़ना है, तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 2-4 फॉर्मूला और है, उसको मैं कवर करा देता हूँ, फिर हम लोग जो है सीधे प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे चलेंगे। तो जैसे हमने देखा था क्या, साइन इनवर्स एक्स का आया था हमारे पास क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वैसे हम लोग देखे थे क्या, इंटीग्रेशन माइनस था √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ रहा था हमारा क्या, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी था। वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर था, ये tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो इसका उल्टा आ जाएगा क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और उसके बाद है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा कितना, cot इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। एक दो फॉर्मूला और था, तो मैं नहीं समझता कि अभी ज़रूरत है उसका, इसमें वो मैथ्स में ही ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल जो होता है फ्रैक्शन, उसका कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेशन में, तो आपको फिजिक्स में उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग इससे डिस्कशन जो है वो नहीं करेंगे, वही हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मूला सब क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा कि कैसे जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूमेरिकल सीधे प्रैक्टिस करने पे चलेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या क्या चीज का जरूरत होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और न्यूमेरिकल्स को कुछ देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड, ताकि जब न्यूमेरिकल आए फिजिक्स में तो आप आसानी से उसको समझ पाओ। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और आसानी से आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। हाँ, अब जो लोग जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है उनके लिए शायद थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शायद अगर आ जाए तो ये बेहतर है, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, है ना, कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप हेल्प के लिए और भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस पे दिया जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट करना है हम लोग को x⁵ dx। तो हम लोग जानते हैं कि ये कौन से फॉर्मूला पे अप्लाई होगा, तो x⁴n के फॉर्मूला पे अप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी पावर हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन x⁵ dx। तो अब ये आ जाएगा, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको इंटीग्रेशन का साइन नहीं देना है, x⁴n+1, है ना, n का वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई 5+1 प्लस 3, है ना, कांस्टेंट आप ऐड करना नहीं भूलेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁶ डिवाइड बाई 6 प्लस c, और यही हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिया जाए क्वेश्चन 2/3 x⁻⁻5 प्लस 2x-1, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जैसे हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था कि जो चीजें थी हर एक अगर प्लस माइनस से अलग था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हर एक को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दे रहे थे। तो यहाँ भी वही हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, और अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो कुछ इस प्रकार होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 2/3 x⁻⁻5 प्लस 2x-1 dx, ये हमने लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इक्वल्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन सब में लगाएंगे, और जिसका जिसका जो नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे x⁻⁻5, और सब के साथ dx लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हमने dx लगा दिया है, प्लस 2 है तो 2 बाहर निकाल लीजिए x dx, और यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, -1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधे क्या लिखेंगे, dx। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर रहता तो उसको बाहर लिख देते हैं ना। इसको अगर इंटीग्रेट किए तो 2/3 और x⁻⁻5 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, और उसी से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, इसका अपना कांस्टेंट होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, हम लोग क्या किए, इसको एक अपना नाम दिए, क्योंकि 3 बार इंटीग्रेशन हो रहा है तो 3 बार कांस्टेंट आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 2 है, और यहाँ पे x का पावर 1 है तो 1 का में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 है ना। इसका कांस्टेंट अलग है इससे, माइनस dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन x आएगा, है ना। x⁻0 है मान लीजिए, तो उसमें 1 ऐड किए तो 1, और 1 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा, और प्लस c3, ठीक है। तो अब जो भी कटने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, इस माइनस को ऊपर भेज दे रहा हूं मैं, तो -x⁻⁻4 डिवाइड बाई 6 प्लस, देखिए अब C1 C2 C3 3 कांस्टेंट है, उन तीनों को अभी इग्नोर करके बाकी चीजें लिख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि C1 C2 C3 का क्या हुआ, है ना। तो अब आया यहाँ पे कितना, प्लस x² और माइनस x, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन तीनों के बदले एक कांस्टेंट लिख देंगे, और लिख देंगे क्या, वेयर C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो जब भी बहुत सारा कांस्टेंट हो तो हम लोग उन सबको एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं, एक साथ मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी अगर चेंज हम लोग करना चाहें, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, या फिर जैसे x का पावर -4 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/6 x⁴ प्लस x² माइनस x प्लस c, ऐसे। अब आंसर कैसा दिया गया है वो उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूं क्या, कि अगर बहुत सारे फंक्शन जो हैं अगर एक दूसरे से सेपरेट हैं प्लस माइनस से, तो आपको क्या करना है, हर एक में अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना है, और जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूला होगा आप उस पर पुट कीजिए, और उसके बाद जो है कांस्टेंट लगाने के बाद वही जो आएगा सिंप्लीफाई करके वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम कुछ ऐसा मिक्स करके मैं दे रहा हूं, से मान लीजिए कि 7x⁵ माइनस 2e⁻x माइनस 3 cos x
प्लस 1, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, या फिर थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड कर देता हूं ताकि आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना। हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन ही है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारा फिर से क्वेश्चन लिखना होता है, तो मैं यहीं पे सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 1 है तो सीधे क्या लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा, है ना, प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी फॉर्मूला है x टू द पावर n फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 7x टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1, ये आ गया। और हम लोग जान रहे हैं कि सारा कांस्टेंट मिल के एक ही होने वाला है, तो हम इस वाले में क्या कर रहे हैं, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक बार समझा चुके हैं आपको कि ऐसे ऐसे करना है, फाइनली जितना भी कांस्टेंट होगा मिल के एक ही बनने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो कांस्टेंट है नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सब के बदले एक कांस्टेंट लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, -2 e का पावर x का आता है, e का पावर x माइनस 3, देखे थे क्या, साइन का cos आता है, तो cos का क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x आएगा, प्लस dx का क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस सब के बदले x ही, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर आ जाएगा कितना, 7/2, और यहाँ 7/2 आएगा तो उलट जाएगा, तो 7 नीचे रह जाएगा, 2 यहाँ आएगा, और एक 7 पहले से यहाँ है, ठीक है। और -2 e टू द पावर x माइनस 3 साइन x प्लस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो हमारा आया आंसर क्या, 2x टू द पावर 7/2 माइनस 2 e टू द पावर x माइनस 3 साइन x प्लस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए कोई दिक्कत। ठीक है, एक आता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, थोड़ा सा जैसे हम लोग चेन रूल उसमें पढ़े थे, इसमें क्या करेंगे, जब वो हमारा फॉर्मूला पे बैठेगा नहीं तब, है ना, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि फिजिक्स में ज़रूरत है आपको, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन में क्या है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि साइन एक्स का जो है ना, अगर करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, ये तो हम लोग देख चुके। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना वही यहाँ पे होना चाहिए, और तब वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। फॉर्मूला में जैसे यहाँ पे dx है, अगर यहाँ पे y रहता तो यहाँ भी y होगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, और आंसर में भी वही y ही आएगा, है ना। जो चीज यहाँ रहेगा वही, मतलब ये तीनों जगह एक ही चीज होना चाहिए,
मतलब ये दोनों एक रहेगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होके वही आएगा। ठीक, तो अब हम लोग को करना क्या है कि कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती है कि ऐसा नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे आखिर, जब हमको ऐसा ना मिले तो हम लोग यूज करते हैं कौन सा मेथड, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन, है ना। हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी के बदले किसी को और को बिठा देना, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसके लिए दिया जाता है, जैसे वहां चेन रूल है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, 2-4 प्रैक्टिस करनी होंगी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो चलिए एक देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इंटीग्रेशन है और दिया हुआ है क्या, साइन 2x dx, इसको इंटीग्रेट आप करके बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये डायरेक्ट सॉल्यूशन में बना रहा हूं। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि यहाँ पे तो x है और यहाँ पे क्या है 2x है, तो आखिर ये तो फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, है ना। यहाँ पे अगर कोई नंबर रहता तो वो आराम से बाहर आ जाता और वो इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर रहे, है ना, तो अब क्या होगा ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा लिख दिया, है ना, इसमें क्या करेंगे, पुट 2x इक्वल्स y, है ना। हम लोग इसको कोई दूसरा एक वेरिएबल मान लेंगे, है ना। जैसे आप देखे होंगे, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आप द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक सॉल्व किए होंगे, तो वहां पे देखे होंगे क्या कि 1/x माइनस 5/y इक्वल्स 4xy, शायद इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम था, है ना। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 1/x को u, 1/y को भी ऐसे मान के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, है ना। शायद थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या किए थे, सब्स्टिट्यूशन किए थे, है ना, और उसके बाद हम लोग अप्लाई किए थे। तो सेम वैसा ही कुछ प्रोसेस करना है। हम लोग को क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको इस जगह और इस जगह क्या चाहिए, हम लोगों को एक ही चीज चाहिए, है कि नहीं। और ये चूंकि इसके जैसा नहीं है, तो इसको हम लोग एक नया नाम दे दिए, है ना। और इसको क्या करेंगे, जो भी टर्म आएगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे d2x बटे dx, है ना, और इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि y भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। ऐसे तो देखा जाए तो दोनों सेम रहेगा तभी डिफरेंशिएट होगा, है कि नहीं। तो हम लोग अगर नहीं होगा तो सीधे जैसा का तैसा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। 2 क्या हो जाएगा, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और dx बटे dx आ जाएगा 1, है कि नहीं। तो 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, dy बाई dx आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट किए तो आया कितना 2 इक्वल्स क्या आया, dy बाई, यही आया। तो हम लोग को करना क्या रहता है, क्योंकि अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग रखेंगे क्या, 2x के बदले यहाँ पे y रखना चाहते हैं, है ना, हम लोग y रखने वाले हैं, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, dx को भी dy के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे। हम लोग को क्या करना है, dx को dy के टर्म में लिख लेना है, ताकि हम लोग dx को भी dy के रूप में बदल दें, है ना। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, dx बराबर, तो dx इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, dy, और e2 जो है ये क्या आ जाएगा, ये
नीचे आ जाएगा, या 1/2 लिख दीजिए, है कि नहीं। तो इस कई बार क्या होता है कि इसको नाम भी दे दिया जाता है ना, लेट आई इक्वल्स ऐसा करके, है ना। तो आई इक्वल्स अब क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स आ जाएगा कितना, साइन 2x के बदले हम लोग क्या रख दिए y, और dx के बदले क्या रखे dy। अब बाई 2 है तो 1/2 को हम लोग क्या कर लिए, नंबर है बाहर निकाल लिए, है ना। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया क्या, साइन वाई डी वाई दोनों अब मैच कर गया, है कि नहीं। तो कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस। तो 1/2 माइनस कॉस वाई, है ना, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। तो हमारा ये जो है आ गया, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो x में है ना, तो हमारा आंसर x में होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग वापस क्या करेंगे, y के जगह उसका जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। y किसके बराबर है, 2x के, है ना। तो इस माइनस को हम लोग बाहर ले लिए और क्या किए, cos 2x प्लस c, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। डन। देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा सा आएगा तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रॉब्लम आएगा तब, है ना, भी सब कुछ नहीं क्लियर हो सकता है। तो अब हम लोग को करना ये है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, क्योंकि फिजिक्स में पूरा आपको जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां पे क्या होगा, डेफिनेट ही यूज होना है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है, डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए दो प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, है ना, एक तो जिसमें सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना है, और एक जो सिंपल टाइप का प्रॉब्लम किए हैं, है ना। एक सिंपल प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि हमारे पास है 2x² प्लस 2x² dx, और लिमिट दिया हुआ है क्या, 5 to 10, है ना। जैसे लिमिट लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2, और यहां से ये क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2, और x का पावर कितना, 2 + 1 3, डिवाइड बाई 3, यही ना आएगा। फॉर्मूला पे बिठा दिए, 2 बाहर निकला, x² का x³ आ गया। अब सबको क्या करेंगे, एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे घेर देंगे, और यहां पे लिखेंगे अपर लिमिट और यहां पे लिखेंगे लोअर लिमिट। ठीक, अब क्या करेंगे कि 2/3 है और x³ है ना, छोड़िए इसको, इसी जगह वैल्यू। अब क्या करते हैं कि पहले अपर लिमिट का वैल्यू x के जगह रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी है हमारे 2/3 है, x के जगह अपर लिमिट रखें तो 10 का क्यूब, माइनस खुद से दिया जाएगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद इसी में लोअर लिमिट का वैल्यू रखा जाएगा, तो कितना है 2/3, और 5 का 2/3 को कॉमन ही ले लिए, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे भी चाहते तो 2/3 बाहर रख के केवल x³ में हम लोग वो लगाते हैं ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130। तो कितना आएगा, 2/3, और ये आ गया कितना, 875। 3 से कटने वाला है नहीं, है ना। तो गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 1750, है। बोलिए,
डेफिनिट और इनडेफिनिट में यही अंतर है, डेफिनिट का एक डेफिनिट आंसर आता है ना, इसमें सी कहीं नहीं है ना, हम लोग इंटीग्रेशन किए ना वहां भी सी नहीं लिखे है ना, क्योंकि सी लिखेंगे ना तो यहाँ भी सी रहेगा यहाँ भी सी रहेगा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, है ना, तो सी का इसको जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए तो एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है तो फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ेगा, है ना, ज्यादातर सिचुएशन में आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो एक इस टाइप का प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, sin 2x dx लिमिट है 0 से π/2, है ना, यहाँ पाई जो है वो 180 डिग्री को डिनोट करता है ना, पाई जो है वो रेडियन में मापा जाता है एंगल को, है ना, तो π/2 रेडियन है, ठीक है, π/2 का मतलब 90 डिग्री हुआ, है ना। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए मैं यहां से सॉल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है, हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं, है ना, लेट आई इक्वल्स इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x dx और लिमिट है 0 से π/2 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये तो नहीं होने वाला है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट 2x इक्वल्स y, है ना, देन देखिए जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को रिप्लेस करते हो, आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इस लिमिट को हटा के जो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं उसको इंटीग्रेट करें, जो आंसर आए उसको, उसके बाद क्या करना है, क्या कर देना है, वहां पे क्या करना है आपको, लिमिट को पुट कर देना है, ठीक है। कैसे बोल रहा हूं मैं, क्या करना है, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आंसर अगर लाना है तो आप सिंपल तरीके से बिना लिमिट हटा के जैसे कैलकुलेशन किए थे वो कीजिए, और लास्ट में क्या करेंगे, ये लिमिट लगा के उसके बगल में उस पर भी लिमिट लगा के और पहले लोअर अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट रख के निकाल लीजिए, तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे ना तो लिमिट भी क्या करेंगे, चेंज होगा उसके साथ साथ, है ना, क्योंकि हम लोग इसको y में बदलने वाले हैं, तो ये लिमिट जो होना चाहिए x के अकॉर्डिंग दिया है, तो क्या होना चाहिए, y के अकॉर्डिंग हम लोग को लिमिट इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y, देन व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल्स, देखिए तो x इक्वल्स 0 होगा, है ना, लोअर लिमिट रख रहे हैं, x 0 होगा तो y क्या आएगा, y भी 0 आएगा, है ना। व्हेन x इक्वल्स क्या, ऊपर वाला लिमिट π/2, तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, x क्या है π/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग y का भी वैल्यू या जो भी वेरिएबल रखे हैं उसका वैल्यू निकाल लेंगे दोनों लिमिट में, है ना, x पे भी और y पे भी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, हम लोग अभी देखें 2 इज इक्वल टू क्या, dy/dx, और dx बराबर क्या आ जाएगा, dy/, तो i इक्वल्स इंटीग्रेशन, ये क्या चीज में बदल गया, साइन y dy, और 1/2 को हम लोग बाहर ले लिए, लिमिट अब क्या होगा, जब लोअर लिमिट 0 था तो वो भी 0 है, और अपर लिमिट क्या था, π/2 था, तो वो क्या है, पाई है ना, तो 1/2, है ना, कॉस का माइनस साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस y, और लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई,
ठीक है, अब यहाँ पे वापस इसको रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर लिए हैं, लिमिट को बदल लिए, है ना, हम लोग लिमिट को बदल लिए हैं, तो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो 1/2 और फिर क्या रखेंगे, माइनस, ऊपर वाला लिखेंगे तो माइनस कॉस पाई, है ना, माइनस है खुद से, अब फिर इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0, यही ना हुआ। तो अब क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ कॉस पाई का वैल्यू, है ना, कॉस पाई का वैल्यू आ जाएगा क्या, -1। ठीक है, अभी नहीं पता होगा, हो सकता है ना, बाद में हम लोग सीख लेंगे। तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो एक माइनस तो उसमें खुद से लगा है, और -1 रखेंगे तो माइनस माइनस 1 हो गया, प्लस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, है ना, तो कितना आ गया 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 तो 2, तो ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया कितना 1, है ना, तो यही हमारा बोलिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो अभी तक क्लियर हो चुका होगा। हालांकि वैरायटी की कमी नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन फिजिक्स में जितना जरूरी है हम लोग केवल उतने ही पार्ट को कवर करने का प्रयास किए हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अलावे अलग से नहीं आ सकता है। तो बाकी चीज़ें जो है आप मैथ से सीख लेंगे, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मोशन चैप्टर को शुरू करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको जानने का प्रयास करेंगे, और बहुत सारे जो है जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि थ्योरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप थ्योरी नहीं समझते हैं तो आप कभी भी जो है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप लगातार बने रहेंगे इस चैनल पे, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर कर लेंगे, क्योंकि लगातार अब हम लोग डेली या वीक में जरूर 2 से 3 वीडियो जो है आएगी, और कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि लगातार अच्छी अच्छी वीडियो और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने लायक और ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए और लगे रहिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।